हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना सब लोग? देखिए, हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज पढ़ने से पहले एक जो इधर पूछ रहा है क्वेश्चन रेलवे में, वो प्रश्न लेके आया हूं जिसको अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। अपोलोनियस थ्योरम में समझिए क्या है, पर प्रश्न है अपोलोनियस थ्योरम का। कहता है कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें माध्यिका होनी चाहिए। माध्यिका मतलब ये जो रेखा है वो माध्यिका होनी चाहिए। माध्यिका मतलब होता है कि सामने को भुजा को दो बराबर भाग में बांटे, ठीक है। और ये माध्यिका है तो इसको x मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, ठीक है। इसको d मान लेते हैं, x नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, यहाँ d मान ली। तो थ्योरम क्या कहता है कि जिस शीर्ष से माध्यिका खींची गई, जिन दो भुजा के शीर्ष से, मिलने वाले शीर्ष से माध्यिका खींची गई है, तो माध्यिका का वर्ग और तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर मिलते उसके आधे का वर्ग, BD ले या CD ले दोनों तो बराबर है, आधे के वर्ग का दुगना अन्य दो भुजा का वर्ग होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के ही बराबर होगा। समझिएगा, थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई माध्यिका है, ये माध्यिका है, माध्यिका मतलब सामने के भुजा को के मध्य बिंदु पर मिलेगा, अर्थात ये दोनों को बराबर भाग में बांटेगा। तो माध्यिका का वर्ग और तीसरी भुजा के आधे का वर्ग, तीसरी भुजा यही ना, दो भुजा के शीर्ष से खींचा गया है माध्यिका, तो तीसरी भुजा के आधे का वर्ग का दोगुना अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। माध्यिका का वर्ग और तीसरी भुजा के आधे वर्ग के योग का दुगना अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इस प्रश्न में आइए, देखिए त्रिभुज में अभी तक नहीं पूछा है इस टाइप का प्रश्न, रेलवे में पूछा है चतुर्भुज पर, समांतर चतुर्भुज पर, ठीक है। तो भी प्रश्न बतला दूंगा, आप लोग जब सेट मारिएगा तो प्रश्न मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन इसमें हम एक प्रश्न बतलाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AP त्रिभुज की माध्यिका है, यहाँ पर AP ले लिया, ठीक है। D के जगह पर क्या कर दिया, P कर दिया, तो हम भी यहाँ D के जगह पर P कर देते हैं, यहाँ D के जगह पर P कर देते हैं। तो AP त्रिभुज की माध्यिका है तथा AP बराबर 7, ये दे दिया है 7, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 260, इसका मान दे दिया 260। BC बराबर पूछ रहा है, BC बराबर, तो अगर BP निकल जाए उसका दुगना कर देंगे तो BC ना जाएगा। तो देखिए 2 गुने AP स्क्वायर, तो AP 7 का स्क्वायर 49 प्लस BP स्क्वायर, तब BP को हम मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर अब बराबर 260, 2 से ही कट गया 130, तो x स्क्वायर बराबर 49 इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में, तो 130 में से 49 घटेगा, तो 30 घटता तो 100 बचता, लेकिन 19 और घटाना है, तो 19 और घटाएंगे तो 81 बच जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9, x बराबर 9 आ गया क्या, तो x बराबर 9। तो पूछ रहा है कि BC का मान क्या होगा, तो BC बराबर आ जाएगा 9 के दुगुना 18, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को, केवल इस थ्योरम को याद रखना है, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक, ध्यान रखना है सारी बात को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख दूँ, मिटाऊँ, जो रेलवे में प्रश्न पूछा है उस पे देखिए, SSC CGL
में के मेन में भी शायद पूछा था, सेट में कोई होगा, आप लोग सेट मारिएगा तो देखिएगा ही मिल ही जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम पर आधारित प्रश्न। देखिए समांतर चतुर्भुज में कैसे पूछता है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज में निकटवर्ती भुजाएं क्रमशः 12 सेमी और 14 सेमी है। निकटवर्ती भुजाएं क्रमशः 12 cm और 14 cm है। अगर एक विकर्ण 22 cm हो, अगर एक विकर्ण 22 cm हो तो दूसरे विकर्ण का मान ज्ञात करें। दूसरे विकर्ण का मान ज्ञात करें। समझिए, इस समांतर चतुर्भुज बताएंगे, अभी समांतर चतुर्भुज बढ़िया से पढ़ाएंगे। पहले अपोलोनियस थ्योरम पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है कि दो निकटवर्ती भुजाएं, अर्थात ई भुजा या ये भुजा, ई भुजा या ई भुजा, ई भुजा या ई भुजा, तो दो निकटवर्ती भुजाएं 12 सेमी और 14 सेमी है। तो ये 12 मान लिए, 14 मान लिए। अब कह रहा है, अब देखिए इसका ये विकर्ण जो होता है, विकर्ण एक दूसरे को काटती है और बराबर भाग में काटती है। अब देखिए, अगर आधा त्रिभुज लेते हैं, समझिएगा, आधा त्रिभुज, ये आधा त्रिभुज लिए तो ई भुजा, ई भुजा, ई 14 तो ई 14, ई 12 तो ई 12। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। जो आगे पढ़ा देंगे, अभी इतना सीख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। तब इतना त्रिभुज में आइए, आधा त्रिभुज में, तो ई 14 ई 12, ई जब बराबर भाग में कटा है, ये दोनों बराबर भाग में कटा है, मतलब ये माध्यिका है, तो ई माध्यिका है, तो इसको ओ मान लेते हैं, तो एओ माध्यिका हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर एक विकर्ण 22 हो तो हम मान लेते हैं कि ई जो है ई 22 है, तो ये 11 होगा, ई 11 होगा, तो इसको x मान लेते हैं। तो दूसरे विकर्ण का माप पूछ रहा है। तो अगर इस आधा त्रिभुज लेंगे तो देखिए क्या बतलाए हैं कि माध्यिका माने AO का वर्ग प्लस AO का वर्ग प्लस तीसरी भुजा, तो इस त्रिभुज में तीसरी भुजा ही ले ली, तब BO का वर्ग AO का वर्ग BO का वर्ग का दुगना जो होता है अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी 12 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 2 गुने AO का मान 11, 11 के स्क्वायर 121 प्लस BO का स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196। 6 4 10 के 0 हासिल, 1 9 4 13, 1 14 के 4 हासिल, 1 1 2 1 3, 340। 2 से ही कट जाएगा 170। तो BO स्क्वायर बराबर 170 में से 121 गया तो 9 और 40, 49 आ गया। तो BO बराबर आ गया 7। सही आ रहा है ना। तो BO बराबर आ गया 7। 170 में से 121 घटेगा तो 9 जोड़ेंगे तो 130 और 40, ठीक। तो 7 आ गया, तब BO का मान आ गया 7। तो ई 7 तो ई पूरा 14। तब BD बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 2। इतना 7 आया, उतने नहीं होगा, तो 7 दूना 14 आ जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, इधर पहले नहीं पूछता था, लेकिन इस पर अब प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आधा त्रिभुज है, 2 भुजा का मान दिए हुए है। अब ये माध्यिका है, चूँकि दोनों बराबर भाग में बट रही है, तो ये त्रिभुज में माध्यिका है। तो माध्यिका है
तो माध्यिका का वर्ग प्लस तीसरी भुजा के आधे का वर्ग, इधर आधा ले चाहे इधर आधा ले, आधे का वर्ग का योग का दुगना अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे बढ़िया से। पहले बता चुका हूँ पोलिनोमियस थ्योरम पर आधारित समांतर चतुर्भुज का प्रश्न। हम लोग अब समांतर चतुर्भुज में पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है। समांतर मतलब आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, अर्थात AB के समांतर होगा CD और AB के बराबर होगा CD। AD के समांतर होगा, इस किसका क्या चीज़ का साइन है, समांतर का। AD के समांतर होगा BC और AD के बराबर होगा BC। देखिए, समांतर का मतलब होता है कि इस भुजा को कहीं बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, ये दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी हर बिंदु पर समान होगी। अगर EX होगा तय हो X, तय हो X, लंबवत दूरी लेकिन। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर रेखा कौन सी कहलाती है, पता चल गया कि दोनों के बीच की जो दूरी है हर एक बिंदु पर समान होती है और आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। अब देखिए, इसका जो ये कोण है, ये कोण यह निर्धारित नहीं होता है कि कितने डिग्री का होगा। 30 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 90 का भी कर सकते हैं। लेकिन वही समांतर चतुर्भुज जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो वह आयत कहला जाता है। ठीक है, तो हम लोग आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं। देखिए, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाता है और आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। लेकिन इसमें कोण 30 का भी हो सकता है, 60 का भी, 90 का भी, 120 का भी ना। देखिए, यहाँ पर 120 का नहीं है, तो कोण निर्धारित नहीं है कि कितने का होगा। ठीक है, तो यह ध्यान देना है। अगर ई 60 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा ना। तो बढ़िया से जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसको और बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन इतना भी ध्यान रखना है कि इसका कोण कितना डिग्री का होगा यह निर्धारित नहीं है। लेकिन आयत में यह तय होता है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता ही है। तो इसको हम आयत नहीं कह सकते, लेकिन आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। यह पूछता भी है, एक बार पूछा था CGL में कि क्या समचतुर्भुज को वर्ग कहा जा सकता है। ठीक है, तो यह प्रश्न PT का है, बहुत पहले पूछा था। तो ये सब बात बताते चलेंगे, तो ये ध्यान रखिए। इसको अभी तो मेंसुरेशन पर इसका क्षेत्रफल परिमाप पढ़ना है। तो आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, तो इसके बराबर ई होगा, इसके बराबर ई होगा ना। अगर EL मानते हैं, अगर इस ई आधार है, ये आधार है, ठीक है, तो इसको हम L मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो देखिए, EL तो ई भी L, EB तो ई भी B। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के बारे में आप जान लीजिए। कोई भी आकृति हो, उसका परिमाप उसकी सभी बाहरी भुजा का योग होता है। तो इसकी बाहरी भुजा E है, E है, E है, E है, तो L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B, अर्थात 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, यही इसका परिमाप हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें ही ऊंचाई होता है यहाँ पर H, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल अगर आधार दिए हुए है, ऊंचाई दिए हुए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक, यह ध्यान रखिएगा कि जब आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और इसमें कुछ बातें समझाना बाकी है जो आगे बतलाएंगे।
देखिए प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेमी एवं ऊंचाई 4 सेमी है, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 10 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी दे दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई बतलाए हैं ना कि क्षेत्र ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ पर 90 का कोण बनाएगा। तो आधार 10 ऊंचाई 4, तो 10 चौक 40। मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर में, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दूँ, मिटाएं, ये टफ नहीं है। अब समझिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं का अनुपात 6:5 है। एक समांतर चतुर्भुज है, आसन भुजा मतलब बगल बगल वाला, 6:5 है। तो ये 6x मानते हैं तो ये 5x, तो ये 6x तो ये भी 6x, ये 5x तो ये भी 5x। 6:5 है तो अनुपात में x लगा के या कुछ भी 6a 5b ऐसा भी मान सकते हैं। 6a 5a b नहीं, 6a 5a, 6x 5x, 6k 5k, तो अनुपात रहेगा तो कुछ लगा के इसमें मानते हैं। अब देखिए इसकी बड़ी भुजा एवं ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब कह रहा है कि चतुर्भुज का परिमाप 176 मीटर है। इस चतुर्भुज जो उसका परिमाप 176 है, तब परिमाप बराबर क्या बतलाए थे, परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 6x + 5x यही बतलाए थे ना। 2 × l + b, परिमाप बराबर यही बताए हैं। ई दिले है 176 बराबर 2 × 6 5 11x, 11 से ही कट गया, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22x, 22 से ही कट गया 8 बार में, तो x बराबर आ गया 8। तो जब x बराबर 8 आ गया तो ये तो हो जाएगा 8 × 6 = 48, ये 8 × 5 = 40, यही आएगा ना। अब कह रहा है कि इसमें बड़ी भुजा, इसकी बड़ी भुजा और ऊंचाई का अनुपात है 4:3। तो अब आपके पास जो चतुर्भुज आया उसमें ई आ गया 48 और ई आ गया 40। इसमें बड़ी भुजा और ऊंचाई, तो बड़ी भुजा है 4:3, तो ये बड़ी भुजा 4x आई 3x। अब ये बड़ी भुजा तो यही है, इसका मान दे ले है 48, इसका मान आ गया 48 कह रहा है कि 4x के बराबर है। तो 4x बराबर 48, तो 4 से 12 बार में, तो x बराबर 12। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3x है, x के मान 12, तो 12 × 3 = 36। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसीलिए क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई ही होता है ना, जब आधार और ऊंचाई पता हो तो 48 × 36, ठीक है। यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 48 में 36 से गुना कर दीजिए, 6 × 48 के 8 हासिल 4, 6 × 24 = 4 28, 8 × 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12 2 14, 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 1 1728। अगर मुझे गुना करना होता तो मैं कैसे करता, देखिए इसको लिखता 12 × 4, इसको 12 × 3 और 4 × 3 = 12, तो 12 × 12 × 12 यानी 12 का क्यूब 1728, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रश्न। फिर से समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें इसकी दोनों आसन भुजा का अनुपात है 6:5, तो ये 6x ही 5x मान लिए, तो ई 6x तो हो 6x, ई 5x तो हो 5x। अब इसका परिमाप दे ले है 176 मीटर, 176 मीटर ही है ना, 176 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 48 मीटर, ये 40 मीटर, ये मीटर में, ठीक है। तो समझिए
परिमाप दिले 176 मीटर, तो परिमाप बराबर तो सभी बाहरी भुजा का योग होता है। तो 6x 6x 12x, 5x 5x 10x, तो 12 10 22x, तो 22x बराबर 176, तो 22 8, तो x बराबर आ गया 8, तो x बराबर 8, तो ये जो भुजा है तो ये 6x था, तो 6 8 48, ये 5x था, 8 5 40, x के मान 8 है। तो अभी 48 है, ये 40। अब कह रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज में बड़ी भुजा ऊंचाई का अनुपात है 4:3, तो अर्थात इसको 4x, ऊंचाई को 3x मानेंगे। ये पूरा 4x है, ये पूरा 48 है, यानी 4x बराबर 48, तो x बराबर 12। जब x बराबर 12, तो ये 12 3x है, तो 12 36, तो आधार है 48 और ऊंचाई आ गया 36। तो वैसे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में जब आधार और ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, तो आ गया 1728। ठीक है, मिटा दे। अब देखिए हम लोग कुछ और समझेंगे समांतर चतुर्भुज में। जैसे 2 आसन भुजा दिए हुए हो और एक विकर्ण दिए हुए हो। ठीक है, क्या क्या दिए हुए हो? 2 आसन भुजा और एक विकर्ण। तब उसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखिए पहले उसको समझिए। कोई समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ई विकर्ण दे दिया, इसको C मान लेते हैं, तो ई ए तो ई भी ए, ई बी तो ई भी बी। यही तो होता है समांतर चतुर्भुज में कि आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। तो ई ए तो ई भी ए, ई बी तो ई भी बी, इसको C मान लिए। तो इसमें क्या करेगा कि दो आसन भुजा दे देगा। ठीक है, 2 आसन भुजा दे दिया, एक विकर्ण दे देगा। पूछेगा क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर इसको आधा ढक दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा कि विषमबाहु त्रिभुज है ना। आधा को ढक दिया जाए तो ये विषमबाहु त्रिभुज ना है, ए बी सी, 3 भुजा अलग अलग। तो जब विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको बतलाए थे √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बतलाए थे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो जब आधा का क्षेत्रफल आ जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यह फार्मूला। ठीक है, कब? जब 2 संगत भुजा दे दे और 2 आसन भुजा दे दे और एक विकर्ण दे दे तब। अच्छा, अभी समझाए थे इसमें, हाँ यहाँ भी बतला दे रहे हैं कि अगर यह विकर्ण पता चल जाए, यह विकर्ण दिए हुए, सॉरी यह विकर्ण दिए हुए, ये भुजा दिए हुए, ये भुजा दिए हुए हो, तो इसको अगर x मान ले, ई सी, तो ये पूरा सी माने हैं, ये पूरा सी माने हैं ना, ये पूरा सी माने हैं, तो आधा तो c/2 हो जाएगा, तो ये भी आधा c/2। चूँकि तो आधा आधा बांटता है, तो इसमें एक थ्योरम बताए थे, याद है कि दो भुजा का वर्ग जो होता है वो 2 गुने विकर्ण के आधे के वर्ग प्लस इसके EX तो भी x माध्यिका के वर्ग के योग के दुगना होता है। 2 भुजा का वर्ग एक विकर्ण के आधे के वर्ग और यह माध्यिका के वर्ग, इसको माध्यिका मानते हैं, तो माध्यिका के वर्ग के योग के दुगना के बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इस पे प्रश्न देखते हैं। यह फार्मूला कब लगाएंगे? जब 2 आसन भुजा दे दे, ए बी ई बी तो ई भी बी, ई ए तो ई भी ए, तो ई सी मान लिए। तो जब 2 आसन भुजा दे दे और एक विकर्ण दे दे तो आधा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे या 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। ये आधा जो हुआ वो विषमबाहु त्रिभुज है
अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। यहाँ S बराबर क्या होगा, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, चलिए प्रश्न इस पे देखते हैं। प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है। इन भुजाओं को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है। ये 30 है, ये 14 है, ये 30 तई भी 30, ये 14 तई भी 14, और एक विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। विकर्ण जो है ये 40 मीटर है। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये जो है क्षेत्रफल को बराबर भाग में बांटती है, तो आधा आधा का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का आ जाएगा। तो इसमें S बराबर क्या होगा, 30 प्लस 14 प्लस 40 अब बटा 2, तो 40 आती 70 और 14 84 बटा 2 यानी 42। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यह आ जाएगा 2 गुने रूट अंडर S के मान 42, तो 42 गुने 42 में से 40 गया, 42 में से 40 गया तो 2, 42 में से 30 गया तो 12, 42 में से 14 गया, 42 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 28। तो ये आ गया 2 गुने रूट अंडर, इसको लिखेंगे 14 गुने 3, आई 2, आई इसको 4 गुने 3, आई 28 को 7 गुने 4, 14 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तभी हो जाएगा 2 गुने 2 गो 14 में से 1 14 निकला, 2 गो 3 में से 1 3 निकला, 2 गो 2 दूना 4 आई 4, तो 2 गो 4 में से 1 4 निकला, तो आ गया 14 दूना 28, 28 तिया 84, 84 में गुना करना है 3 से, 4 × 12 के 2 हासिल, 1 8 × 24, 1 25, 252। अभी सेंटीमीटर में था कि मीटर में, गलती कर दिए क्या। 14 तिया 42, 42 दूना 84, 84 में 4 से ना गुना करना है, 84 में 4 से, 4 चौक 16 के 6 हासिल, 1 8 चौक 32, 1 33, इतना सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, 336 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में।